ये आशंका हमारे महापुरुषों की थी कि ब्राह्मण जो कांग्रेस के माध्यम से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, ये आजादी के नाम पर ब्राह्मण राज स्थापित करने की बात वो कर रहे हैं, और यही होगा। ब्राह्मणों ने वही किया। गांधी जी इस देश के अछूतों को ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं। मुसलमानों को गांधी जी ये कहते थे कि मैं आपके चरणों में स्वर्ग रखने के लिए राजी हूं, मगर आपको कोई अधिकार देने के लिए मैं राजी नहीं हूं। आपके चरणों में जन्नत रखने के लिए तैयार हूं। अछूतों को गांधी जी ये कहते थे कि आपके चरणों में मैं स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मगर अधिकार देने के लिए राजी नहीं हूं। वैसा स्वर्ग, ऐसा जन्नत जहां कोई अधिकार नहीं हो, वो जन्नत से ज्यादा क्या हो? जन्नत होगा या जहन्नम होगा? तो आजादी के नाम पर कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया था, वो देश की आजादी का आंदोलन नहीं। देश और देश की जनता, मूल निवासी लोग आज भी गुलाम है। उस समय गांधी के लोग, कांग्रेस के लोग हमारे बस्तियों में आकर ये कहते थे, अरे हम आपकी समस्या का समाधान कर नहीं सकते, हम आपकी गरीबी, शिक्षा, जातीयता, अस्पृश्यता, जो भी आपकी मौलिक समस्याएं हैं, इनका समाधान नहीं कर सकते। क्यों? देश पर अंग्रेजों का राज है। जब अंग्रेजों का राज है, वो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, इसलिए हम आपका कल्याण नहीं कर सकते। अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आपका उद्धार करेंगे, अंग्रेजों को भगाने में हमारी मदद करो। लोगों ने अपने भविष्य के लिए सोचा कि भाई हम कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन दे, मुल्क आजाद होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। क्या हुआ? आजकल साथियों, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मीडिया में एक बातें चलाई जा रही है, मोदी के द्वारा भी वो बातें कह रही जा रही है। रेवड़िया बांटने का काम शुरू है, रेवड़िया बांटने का काम शुरू है। एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया, रेवड़ी कल्चर। जब बजट में आपके हक अधिकारों की कोई व्यवस्था होती है, चुनाव में जब आपके लिए कुछ वादे किए जाते हैं, आपके अधिकारों की कुछ बात होती है, तो उसको रेवड़ी बांटने का नाम दिया जा रहा है। ये रेवड़ी शब्द भारत की राजनीति में आया कहां से? जब 1955 में कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पूरी हुई, तो काका साहब कालेलकर वो कमीशन की रिपोर्ट लेकर राजेंद्र प्रसाद के पास गए और राजेंद्र प्रसाद को कहा कि ये बैकवर्ड जाति के लोगों के लिए आपने कमीशन बनाने के लिए कहा था, राष्ट्रपति महोदय ये कमीशन की रिपोर्ट पूरी हो गई है, पिछड़े लोगों का अगर बदला करना है, उनको इतने इतने अधिकार देने पड़ेंगे, 52% है, इतना अधिकार देना पड़ेगा। तो वो जब रिपोर्ट की रिकमेंडेशन राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ी, तो राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही कि ये जो आजादी का आंदोलन हमने लड़ा था, ये कोई रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ा था। इस देश के 52% ओबीसी के लोगों को हक अधिकार देने की जब बारी आई, तो देश का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो अपने आप को गांधीवादी कहता था, कांग्रेसी था, वो ये कहता है कि आजादी की लड़ाई हमने रेवड़िया बांटने के लिए नहीं लड़ी थी। अरे देश की आधी आबादी की आजादी के लिए आपने उसके समर्थन से आजादी हासिल की, किसानों के, पिछड़े जाति के लोगों के समर्थन से आजादी हासिल की, और उनको जब अधिकार देने की बारी आई, तो ब्राह्मण ये कहता है रेवड़िया बांटने का काम हम नहीं करेंगे। वही बात आज सुप्रीम कोर्ट, वही बात मोदी कह रहा है। जब आपको कुछ देने की बारी आती है, बजट हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, इसका विकास करना है, तो विकास के लिए लगने वाली सारी चीजें हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। राष्ट्र विकास तभी होगा जब वहां के रहने वाले पिछड़ी जातियों के लोगों का विकास होगा। कि बड़े बड़े फ्लाईओवर खड़ा करने से, बड़े बड़े नेशनल हाईवे खड़ा करने से राष्ट्र महान नहीं बनता। राष्ट्र महान बनता है वहां रहने वाले लोगों से। ब्राह्मण ये कहता है कि हमारे पास आपके विकास के लिए बजट नहीं है। साथियों, जब ये मुल्क आजाद हुआ, तब देश का बजट साथियों 197 करोड़ का था। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे। लगभग मोटा मोटी 200 करोड़ का बजट था। अभी इस साल का बजट निर्मला सीतारमण ने रखा 40 लाख करोड़ का बजट है। कितना?
40 लाख करोड़, यानी आजादी के समय में जो बजट था उससे 20,000 गुना ज्यादा बजट आज भारत सरकार के पास है। 20,000 गुना। अंदाजा लगा लो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई है, भारत कितना महान हो गया है। 40 लाख करोड़ उसका बजट है। फिर भी सरकारें ये कहती है कि आपके विकास के लिए पैसा नहीं है। केवल 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी साथियों। जब कोविड की महामारी चल रही थी तो सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वो 200 करोड़ रुपए ना होने की वजह से कोविड की दूसरी महामारी की वेव में लगभग 512 से ज्यादा मौतें हुई। कि गोरखपुर आपके बगल में लगा हुआ है, 70 से ज्यादा बच्चे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं था, इस वजह से मर गए। केवल 200 करोड़, 512 से ज्यादा मौतें हो गई क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं था। आजादी मिलने के बाद हमारे हालत क्या हुए, कोई लंबा चौड़ा पीछे जाकर इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। केवल पिछले 2 साल के महामारी के आंकड़े उठाकर देख लो। आनंद फानन में कोविड की महामारी के रूप में उसके नाम पर भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया। और जब लॉकडाउन घोषित कर दिया, सारी कंपनियां बंद हो गई, सारे काम धंधा बंद कर दिए गए। कोई सोचा नहीं कि ये बंद होने के बाद लोगों का क्या होगा। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई, 40 करोड़ से ज्यादा के लोग सड़कों पर आ गए, रोजी रोटी का मामला खड़ा हो गया। हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिए गए। जितनी माइग्रेशन पार्टीशन के समय में हुआ था, उस समय तो फसाद हुए थे, कत्लेआम हुआ था, लोगों को अपनी जान माल बचाने के लिए घर छोड़कर भागना पड़ा था। उससे कई गुना ज्यादा, 10-20 गुना ज्यादा लोगों को अपने शहरों को छोड़कर वापिस अपने गांवों की तरफ पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया गया। पार्टीशन से भी कई गुना ज्यादा लोगों को माइग्रेट करने के लिए, पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया। अभी साथियों, महामारी खत्म हो गई, सरकार ने लॉकडाउन खुला कर दिया, मगर अभी तक सरकार के द्वारा इस लॉकडाउन के दौरान कितनी जाने गई उसके आंकड़े नहीं बताए गए। सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है। सरकारी आंकड़े छुपाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहते हैं कि इस महामारी के दौरान 40 लाख से ज्यादा की मौतें हुई। 40 लाख से ज्यादा के, और मैं इनको मौत नहीं कहता हूं, ये 40 लाख हत्याएं थी, खून थे, और ये सारे के सारे सरकार के द्वारा किए गए। पार्टीशन के समय में जितनी हत्याएं हुई उससे 4 गुना ज्यादा रक्तपात, 4 गुना ज्यादा हत्याएं ये लॉकडाउन के रूप में की गई। कितना बड़ा रक्तपात हुआ, कितनी बड़ी हत्याएं हुई, तो गंगा के किनारे लाशों से भर गए। हमारे बहुजन समाज के लोगों के हालात इतने खराब थे कि अपने परिजनों की जब उनका निर्वाण हुआ, उनकी मौत हुई, तो ससम्मान अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने लायक वो नहीं रहे। ना कफन खरीदने के लिए पैसे थे, ना अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी खरीदने के तक पैसे बचे थे। गंगा के किनारे रेत में उनको दफनाना पड़ा। कुछ जगह तो बहती हुई गंगा की धारा में लाशों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये हाल साथियों केवल लॉकडाउन के 2 सालों के बीच में सरकार ने इस देश की जनता के साथ किया। आपको घरों में जबरन बिठा के रखा ताकि आप सड़क पर उतरकर आपके विरोध में किए गए कानूनों का विरोध ना कर सके। किसानों के विरोध में कानून बनाए गए। 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए।
देश का पहला बजट जब रखा गया साथियों, 200 करोड़ का बजट था, और वो जो जीडीपी देश का उस समय था, उस समय 55% योगदान किसानों का जीडीपी में था। 55% से ज्यादा जीडीपी अकेले किसानों के पैसों से चलती थी। मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा तो नारा लगाया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अभी बीजेपी सरकार ने ही जो कमेटियां बनाई उसके आंकड़े हमारे पास है। फाइनेंशियल सर्वे सरकार ने किया, उस सर्वे में सरकार ने कहा कि भारत का जो आम किसान है, जिसके पास अपनी खुद की जमीन है, उस किसान की सालाना आय, उसके परिवार की सालाना आय 20,000 रुपए है। एक साल में एक किसान परिवार कितना कमा रहा है? केवल 20,000, यानी महीने के केवल 1700 रुपए। दिन का आप निकालो तो 55 रुपए। जिस किसान का 75 साल पहले आजादी के समय में जीडीपी में 55% हिस्सा था, आज वो दिन का केवल 55 रुपए कमा रहा है। जिनके पास जमीनें थी, जो कभी मालिक थे, उसकी हालत 75 साल के बाद ये हो गई कि वो दिन का 55 रुपए कमाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी बंगाल के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, अर्जुन सेनगुप्ता, इनकी कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे। 78% जनता 20 रुपए से कम डेली का कमा रही। कोविड के दौरान हमारे लोगों की गरीबी इस हद तक बढ़ी कि नए 20 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल की रेखा में धकेले गए। आपको घरों में बिठाया, लॉकडाउन के नाम पर किसानों के विरोध में कानून बनाए, लेबर लॉ में संशोधन किया, 40 लेबर कोड थे, खत्म कर दिए। अब कोई मजदूरों का संगठन अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने लायक नहीं होगा। मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, बेरोजगारी चरम सीमा पर खड़ी कर दी। पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है, पाकिस्तान में ये हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ। आज बेरोजगारी के आंकड़े उठाकर देखो, भारत में जितनी बेरोजगारी युवाओं में है, वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत के युवाओं में है। जितना बेरोजगारी का रेट पाकिस्तान में युवाओं का है, उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी का रेट भारत में ब्राह्मणों ने, एससी एसटी ओबीसी के युवाओं का बना दिया। ब्राह्मण प्रचार कर रही है आजादी हमारी है, 75 साल हो गए, 75 साल हो गए। अरे आजादी के नाम पर जो धोखा हुआ है उसकी कोई जानकारी है? बजट से गायब, डेवलपमेंट से गायब, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सारी चीजों से एससी एसटी ओबीसी के, माइनॉरिटी के लोगों को खत्म कर दिया गया। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहां है हम भारत के लोग? कार्यपालिका में एससी एसटी ओबीसी के लोग कहां पर है? न्यायपालिका में एससी एसटी ओबीसी के लोग कहां पर है? अभी नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा ललित, उनके बाप, उनके पिताजी, वो भी जज थे, ये भी जज थे, और ये वही जज थे जिन्होंने एट्रॉसिटी एक्ट के विरोध में फैसले सुनाए। न्यायपालिका में आप नहीं, कार्यपालिका में आप नहीं, प्रशासन में आपका कोई वजूद नहीं, मीडिया पर ब्राह्मणों का नियंत्रण, तो आपकी आजादी कहां ढूंढोगे आप? कहां पर है आपकी आजादी?